गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सी श्रद्धा शर्मा। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, और जो टॉपिक कवर किया था वो था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। उसके साथ साथ हमने उसके सारे ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिए थे। अराउंड 1 आवर का वीडियो है, आप सबने देख ही लिया होगा। और आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चैप्टर आज की क्लास में निपट जाएगा। छोटा चैप्टर है, अगर टाइम बचा, क्योंकि मैं 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर नहीं करना चाह रही, अगर टाइम बचा देन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर कंटिंजेंट असेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर नहीं बचा तो हम इसी चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, राइट। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टार्ट कराने से पहले, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं रिवीजन वीडियो लाने वाली हूँ जो कि न्यूमेरिकल चैप्टर से आएंगे। तो आपको किस चैप्टर का पहले रिवीजन वीडियो चाहिए, या तो आप मुझे बता दो, मैं पोल करवा लेती हूँ कम्युनिटी पे, राइट। और अगर आप नहीं बताते तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पहला चैप्टर जो कि आपका है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, तो मैं आफ्टर 2 या 3 डेज वो रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी, राइट। और तब तक ये चल ही रहा है, आप तब तक थ्योरी करिए। चलिए, इसी नोट पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो, और क्यों हम इसको क्लासिफाई करते हैं, बुक से पढ़ेंगे जैसे कि हम पढ़ रहे थे थ्योरी में। उसके पहले हम एक नॉर्मल इसमें पहले समझ लेते हैं नॉर्मली कि एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कितने कैटेगरी में बांटा जाता है? 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को भी और रेवेन्यू को भी, और हमें दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एक को हम बोलते हैं कैपिटल और दूसरे को हम बोलते हैं रेवेन्यू। एक को बोलते हैं कैपिटल और दूसरे को बोलते हैं रेवेन्यू। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि दोनों ही अगर एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर के अगर 2 टाइप हैं, एक कैपिटल एक रेवेन्यू, तो एक बात बहुत क्लियर है कि दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। और अगर दोनों एक्सपेंसेस ही हैं, इफ बोथ आर एक्सपेंसेस, तो हमें जरूरत ही क्यों पड़ी कैपिटल या रेवेन्यू में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। देखिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह की बनती है। एक बनती है P&L और दूसरी बनती है बैलेंस शीट, ठीक। तो जिसमें कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। और जो रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं वो कहाँ जाते हैं? P&L में जाते हैं। तो एक्सपेंस को क्लासिफाई करने का जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, वो हमें इसलिए पड़ी ताकि हम क्लासिफाई कर सकें कि ये जो हमारा एक्सपेंस है वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा या रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। अब बात आती है कि किन एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे और किन एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस का बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं, ज्यादा इसमें ना जाऊं, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से हैं? एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट एग्जॉस्टेड इन ए ईयर, एक साल में जिनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिन एक्सपेंसेस का आप एक साल में बेनिफिट ले लोगे, वो आपके रेवेन्यू है। इसका क्या है? अरे ये क्या है? इसका जो बेनिफिट है ना, इसका जो बेनिफिट है वो क्या होता है? डिराइव होता है ओवर द पीरियड, डिराइव होता है ओवर द पीरियड। मतलब एक बार खर्चा कर दो और कई सालों तक उसका बेनिफिट आप लेते रहो। जैसे कि अब मैं बात करूं कैपिटल में, आप मशीन खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए? मशीन, ठीक है ना। आप मशीन लेकर आए। अब जब आप मशीन लेके आए हो तो ऐसा तो नहीं है कि उसे 1 साल यूज करोगे, है ना। मशीन लेके आए हो तो कुछ साल तो यूज करोगे, मिनिमम मान के चलो। आप उसको कितने साल यूज करोगे? मशीन लेके आए हो तो उसको कम से कम आप कितने साल यूज करोगे? 5 साल यूज करोगे, है ना। तो मशीन जो आप खरीद के लाए हो वो आपको 5 साल तक बेनिफिट देगी। आपको मैन्युफैक्चरिंग करके दे या कुछ भी दे, तो आप उससे बेनिफिट कितने साल ड्राइव करोगे? 5 साल, ठीक है, ना कि 1 साल। इसका बेनिफिट 1 साल में एग्जॉस्ट नहीं होता। मशीन का बेनिफिट आप कितने साल तक ड्राइव करते रहोगे? 5 साल तक।
ठीक है, इसीलिए मशीन खरीदने में जो एक्सपेंस हुआ वो आपका क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो एक बात बताओ मुझे, रेवेन्यू का खर्चा है, आपने सैलरी दी, ठीक है, आपके पास एक एम्प्लॉय है, आप उसको सैलरी देते हो, तो जब तक सैलरी मिलती रहेगी काम करता रहेगा, सैलरी मिलती रहेगी काम करता रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो उसने अप्रैल में काम किया और आप उसको अप्रैल की सैलरी दोगे, राइट? भैया अप्रैल में पूरा काम किया है तभी उसको आपने अप्रैल की सैलरी दी है, यानी आप उसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो, उसके अप्रैल के काम का बेनिफिट आप आगे लेते नहीं रहने वाले हो खर्चा करके ना। तो इसका क्या होता है, बेनिफिट सेम ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है कैपिटल एंड रेवेन्यू का। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उन क्राइटेरियाज पे जाने से पहले आइए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का सेक्शन इसका पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? चलो क्या कहता है, expenses, revenue expense relates to the operation of business of an accounting period or to the revenue earned during the period or the items of expenditure benefit of which do not extend beyond that period, ठीक है? And capital expenditure on the other hand generate enduring benefits and helps in revenue generation over more than one accounting period। समझ में आ गया? मैंने आपको अभी यही बताया था ना, मैंने आपको अभी यही तो बताया था कि इसका बेनिफिट आप क्या करते हो, इसका बेनिफिट आप डिराइव कर लेते हो, इसका बेनिफिट आप क्या करते हो, इसका बेनिफिट आप डिराइव कर लेते हो विद इन अ ईयर रेवेन्यू का, और कैपिटल का क्या करते हो, डिराइव करते हो ओवर द पीरियड। कैपिटल का क्या करते हो, ओवर द पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, आप इंकर करते हो टू अर्न द रेवेन्यू, ठीक है? अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको एम्प्लॉयज चाहिए, राइट? आपको एम्प्लॉयज चाहिए, आपको अगर आप किसी रेंटेड प्लेस पे चला रहे हो तो आपको उसका रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको जो खर्चे करने पड़ते हैं वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? इन रिलेशन टू बिजनेस ऑपरेशन, वही बात यहाँ पर हमने बोली थी, ठीक है? वही बात इसने यहाँ पर बोली थी, देखो बोली थी ना, क्या बोली थी, रिलेट्स टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, जैसे कि सैलरी है, रेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन बिल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, अकाउंटिंग पीरियड में। यार आप किस लिए करते हो, पैसा कमाने के, रेवेन्यू अर्न करने के लिए करते हो, ठीक है? जिसका बेनिफिट आप एक साल तक डिराइव करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट उसका उल्टा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड चलता है ना, और आप उसका आपको रेवेन्यू जनरेशन में मदद करता है ओवर द पीरियड, क्योंकि जो मशीन आप खरीद के लेके आए हो वो मशीन आपकी 5 साल तक प्रोडक्ट बनाती रहेगी और आपका रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी। अगर आप एम्प्लॉय को 1 महीने से ज्यादा 2 महीने की सैलरी नहीं दोगे, एम्प्लॉय आपको छोड़ के भाग जाएगा ना, बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया कैपिटल क्या है एंड रेवेन्यू क्या है। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिसाइड करने के लिए ना कुछ ये होते हैं, चलो यहीं से पढ़ते हैं। हाँ देखो एक चीज और है, distinction of transaction into revenue and capital is done for the purpose of placing them in profit and loss account or in the balance sheet, ठीक है? हम इसका ये क्यों करते हैं, हम इसका ये इसलिए करते हैं ताकि हम ये डिसाइड करें कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी। डन फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल, revenue expenditures are shown in profit and loss account as their benefits are for one accounting period which they are incurred, while a capital expenditure are placed on the asset side of the balance sheet as they will generate benefit for one accounting period। मैं आपको ये चीज ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट? चलो आगे, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए डिसाइड करने से पहले कि भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस का देखो, असेट्स तो आप सबको पता है कि क्या होती है, ठीक है? असेट्स आप सबको पता है कि क्या होती है, राइट? आई होप आप 11th एंड 12th में पढ़ के आ रहे, ठीक है? अभी हमारे लिए जो समझना है वो नेचर ऑफ बिजनेस। मैं यहाँ पे दो व्यक्तियों को लेती हूँ, ठीक है? ये दो व्यक्ति हैं, ठीक? एक ए है, एक बी है, ठीक?
ए क्या है, ए है आपका फर्नीचर डीलर, ए आपका क्या है, फर्नीचर डीलर है, और बी मेरी तरह एक छोटा सी कोचिंग क्लास चलाता है। क्या चलाता है, कोचिंग क्लास चलाता है, छोटी सी एक कोचिंग क्लास ओनर है। दोनों बिजनेस कर रहे हैं, राइट, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। आपको दोनों का बिजनेस पता है, एक फर्नीचर बेच रहा है, एक कोचिंग क्लास चला रहा है। अब क्या है, एक बात बताओ, फर्नीचर इसके पास भी है, इसके पास भी फर्नीचर है, राइट, और ये कोचिंग वाला के पास, इसके पास ही फर्नीचर। भाई चाहिए ना, स्टूडेंट्स को बैठाना है ऑफिस में, फर्नीचर, दोनों के पास फर्नीचर है, राइट, दोनों के पास फर्नीचर। अब एक बात बताओ, जब ये फर्नीचर खरीदेगा, बेचेगा, सेल और परचेज करेगा फर्नीचर की, तब ये कैपिटल माना जाएगा या रेवेन्यू माना जाएगा? और सिमिलरली ये अगर सेल और परचेज करेगा फर्नीचर की, तो इसे कैपिटल माना जाएगा या रेवेन्यू माना जाएगा? सोच के बताओ, कैपिटल माना जाएगा या रेवेन्यू माना जाएगा? देखो, फर्नीचर डीलर है, उसका मेन काम ही क्या है, फर्नीचर को सेल करना और फर्नीचर खरीदना, मतलब फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर को सेल कर देता है। तो इसके लिए ये जो फर्नीचर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इसकी इन्वेंट्री की तरीके से। किसके तरीके से काम कर रहा है, इन्वेंट्री। ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए करंट असेट्स है ना, ये इसकी क्या है, ये इसके लिए करंट असेट्स है। ये जो फर्नीचर खरीद रहा है और बेच रहा है, ये इसकी इन्वेंट्री है, करंट असेट्स है। तो ये इसके लिए क्या जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसका सेल और परचेज करना क्या है माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा। लेकिन बी का बिजनेस क्या है, वो तो कोचिंग का बिजनेस है ना, फर्नीचर बेचना या खरीदना उसके लिए नहीं है। एक बार वो फर्नीचर खरीद के रख देगा और फर्नीचर को वो सालों साल यूज करता रहेगा, स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए, ऑफिस में जो नए क्लाइंट्स आएंगे उनको बैठाने के लिए, या ऑफिस स्टाफ में फर्नीचर वगैरह वो सालों साल यूज करता रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि आज खरीदा और कल बेच देगा। इसकी इंटेंशन क्या है, फर्नीचर खरीदने, इसकी इंटेंशन ये टू सेल, है ना, बट इसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है। इसकी इंटेंशन है टू यूज, टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर द पीरियड। दोनों की डिफरेंस है ना, ये ओवर द पीरियड क्या करेगा, सालों साल यूज करता रहेगा। तो यहाँ पे इसने जो फर्नीचर खरीदे, इसके लिए एक्सपेंस क्या है, कैपिटल। इसलिए हमें नेचर ऑफ बिजनेस को समझना जरूरी है। अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं समझेंगे और आप ये समझेंगे कि भाई फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होती है, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है, तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, और आप आंख बंद करके लगाए होगे, अच्छा फर्नीचर खरीदी फिक्स्ड है, बट आप ये नहीं देखोगे वो खरीदने वाला फर्नीचर डीलर है, तो वो आंसर गलत हो जाए। देखो क्या लिखा है, for a trader dealing in furniture, purchase of furniture is revenue expenditure, but for any other trader, purchase of furniture should be treated as capital expenditure and shown in balance sheet as asset. Therefore, the nature of business is very important criteria in separating an expenditure between assets and between capital and revenue. समझ आ गया? फर्नीचर ए ने जो खरीदा था उसकी इंटेंशन थी कि वो उसको सेल करेगा, परचेज करेगा, तो उसके लिए वो कैपिटल असेट्स नहीं है। सेकंड जो आपका आता है वो टॉपिक है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, देखो एक बात बताओ, जो मशीनरी है, ठीक है, जो मशीनरी है, क्या आप मशीनरी हर साल खरीदते हो? हर साल मशीनरी खरीदोगे? हर महीने मशीनरी खरीदोगे? नो, ठीक है। आप सैलरी क्या हर साल देते रहोगे, मतलब सैलरी हर महीने दोगे? बिल्कुल यस। तो कौन सा रेकरिंग है? सैलरी देना तो रेकरिंग है, हर बार हो रहा है ना, बार बार हो रहा है। लेकिन मशीनरी क्या है, मशीनरी एक नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, मशीनरी खरीदना। तो जनरली बता रही हूँ, जनरली जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, जनरली हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग इन नेचर्स होते हैं, नॉन रेकरिंग इन नेचर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि all non-recurring expenses are capital expenses. Please listen to my line very carefully. All non-recurring expenses are not capital expenditure. एक बात बताओ, आप अपने घर में व्हाइट वॉश कराते हो, ठीक है, क्या आप अपने घर में व्हाइट वॉश हर मंथ कराते हो? नहीं कराते। आपके घर में व्हाइट वॉश ईयर में एक बार होता है, और वो जो व्हाइट वॉश ईयर में एक बार होता है, क्या आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि जब व्हाइट वॉश कराते हो घर में छोटे छोटे रिपेयर काम कराते हो, है ना, और कोई जरूरी नहीं कि आप हर साल करो, कई बार 2 साल या 3 साल में भी आप व्हाइट वॉश कराते हो, हर मंथ नहीं करते। तो घरों में व्हाइट वॉश कराना इज अ रिपेयर, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे क्या कोई
आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो जो आपके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन रेकरिंग तो होते हैं बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं होते, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। Frequency of an expense is quite often in an accounting year, then it is said to be expenditure of revenue nature. Quite often is साल में कई बार होता है, सैलरी आप साल में कई बार देते हो, रेंट आप साल में 12 बार देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप साल में 12 बार देते हो, परचेजेस आप साल में कई बार करते हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप साल में कई बार करते हो, ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। While नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर इज इनफ्रीक्वेंट इन नेचर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इनफ्रीक्वेंट होता है। जैसे कि मशीनरी क्या है, हो सकता है 3 साल 4 साल या 5 साल में आप एक बार खरीदो, ऐसा नहीं है कि आप हर साल मशीनरी खरीद रहे हो या हर महीने मशीनरी का, तो नॉन रेकरिंग होते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट अकर ऑफन इन द अकाउंटिंग ईयर, जैसे कि मंथली सैलरी, रेंट आर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एवरी मंथ किया जाता है। परचेज ऑफ असेट, असेट खरीदना इज नॉट द ट्रांजैक्शन डन रेगुलरली, देयरफॉर क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। असेट आप हमेशा नहीं खरीदते, इसलिए हम तो कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह क्लासिफाई करते हैं। अब बात आती है पर्पस। पर्पस क्या है आपका, अगेन पर्पस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये मशीनरी है आपकी, ठीक है। मशीनरी में ना दो तरह की रिपेयर होती है, क्या होती है, दो तरह की रिपेयर होती है। एक रिपेयर क्या होता है, उसमें आप लुब्रिकेंट डालते हो रेगुलर बेसिस में ना, मशीनरी पे देखना लुब्रिकेंट डलता रहता है ताकि वो रेगुलर चलता रहे। और एक क्या होती है, ओवरऑल होता है, मान लो मशीन का ओवरऑलिंग होती है पूरे मशीन की, या कुछ और ऐसा, मैं ओवरऑलिंग बोल रही हूँ, मान लो किसी दूसरे तरीके की रिपेयर हो रही है, ठीक है। ये क्या है, ये रेगुलर है नेचर में, ये रेगुलर है, ठीक है, ठीक है, रेगुलर है नेचर का। अब ये रेगुलर है, ठीक है, और इससे क्या होता है, पर्पस क्या है, सिर्फ मेंटेनेंस है, क्या है, मेंटेनेंस है, कि भाई मशीन हमारी ठीक ठाक चलती रहे, ठीक है। ये क्या है, रेगुलर नेचर की है, हमारा मकसद क्या है कि हमारी मशीनरी रेगुलर चलती रहे। अब क्या हुआ, मशीन में ड्यूरिंग देयर एक बड़ी ओवरऑलिंग का काम किया गया, ठीक। ओवरऑलिंग की वजह से क्या हुआ, इसकी जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन थी वो इंप्रूव हो गई, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन थी वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। मतलब जहां ये पहले दिन में 1000 यूनिट बनाती थी, जहां ये दिन में पहले 1000 यूनिट बनाती थी, अब उसकी जगह कितनी यूनिट बनाने लगी, 1200 यूनिट प्रोडक्ट बनाने लगी, ठीक है। तो इसमें आप किसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे और किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। देखो इसको ना बच्चों हम लोग मानेंगे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए मानेंगे क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई क्या, नहीं हुई। आपका एम या पर्पस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना था, नहीं था। आपका सिंपल सा एम था कि भाई मेरी मशीन जैसे चलते आ रही है विदाउट एनी फॉल्ट, वो मशीन वैसे ही चलती रहे, स्मूथली मेरी मशीन चलती रहे, ताकि मेरा स्मूथली प्रोडक्शन होता रहे। लेकिन दूसरी जो आपने कराई, आपको कोई इंजीनियर आया, उसने बोला सर आप इसकी ऐसी ओवरऑलिंग करा लो, इतना इतना कॉस्ट आएगा, ये पार्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी मेजर रिपेयर जरूर है, लेकिन आप अगर नई मशीन खरीदने जाओगे तो आपको 8-10 लाख का खर्चा हो जाएगा, लेकिन इसे मेजर रिपेयर आप कराओगे लाख भर का होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी 200 रुपए पर डे से इंप्रूव हो जाएगी। आपने कहा अच्छा अगर लाख रुपए खर्च करके मेरी 200 रुपए से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो आपने कर दिया, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। आप फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी जैसी आपकी इंप्रूव हुई तो इसी वजह से आपको फ्यूचर में क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, होगा ना, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो पढ़े क्या लिखा है इसमें, एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन्स में बी इंकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस। मैंने बोला ना नॉर्मल मेंटेनेंस, देखो यहाँ भी मैंने बोला है नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए अगर आप कर रहे हो, ठीक है। सच एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, रेवेन्यू इन नेचर, मैंने भी बोला रेवेन्यू इन नेचर। On other hand, expenditure incurred for major repair of the asset so as to increase its productivity capacity, its capital nature। मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये क्या है आपका, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देती हूँ, इसलिए आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट, समझ में आ गया। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अगला जो पॉइंट है वो ये है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे
क्या असर पड़ेगा, ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना वो ऊपर वाले पॉइंट से बहुत मिलता जुलता है, ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर वाले पॉइंट से क्या है, बहुत मिलता जुलता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो आपकी रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी तो उस एक्सपेंसेस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस, क्योंकि जो हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं ना उससे हमारी रेवेन्यू जनरेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उससे हमारी रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी नहीं बढ़ती। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, रेवेन्यू रेवेन्यू एंड रेवेन्यू। चलो थोड़ा सा ना इसको समझ लेते हैं, अलग से मैं समझा देती हूँ वरना ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। एक बात बताओ, हाँ आप लोग मुझको एक बात तो बता दो, मैं आपको बता रही हूँ। ये एबीसी था, एबीसी लिमिटेड थी, एक कंपनी थी, ठीक है। ये बहुत सारे खर्चे करती थी, मतलब मैं दो तरीके से बांट रही हूँ ना। एक इसमें क्या खर्चे होते हैं, ये सैलरी दे रही है, ठीक है, ये रेंट भी दे रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रही है, ये मशीनरी की रेगुलर मेंटेनेंस पे भी खर्चा कर रही है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रही है मशीनरी का। ये इस तरह के सारे खर्चे ये एबीसी कर रही है। दूसरी तरफ और ये सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, और इनको करते रहने से, रेवेन्यू एक्सपेंस करने से क्या होगा, इनका रेवेन्यू मेंटेन रहेगा, मतलब रेवेन्यू मेंटेन रहेगा। यानी कि अगर इनका रेवेन्यू मान लो हर साल का 100 लाख रुपए है और ये वो यही सारे खर्चे करते रहेंगे, सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर एंड मटेरियल, 100 लाख का जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या नॉर्मली कर पा रहे हैं, आराम से वो खर्चा रेवेन्यू करते रहेंगे, कोई इनको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मशीनरी की रिपेयर वगैरह सब। लेकिन एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर एक ऑटोमेटेड मशीन लगा ली। क्या लगाई, एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई। क्या लगाई, ऑटोमेटिक मशीन। अब जैसे ऑटोमेटिक मशीन लगाई तो जो प्रोडक्शन में पहले ये दिन में 10,000 यूनिट का कर पा रहे थे, ऑटोमेटिक मशीन लगाने की वजह से वो प्रोडक्शन 15,000 यूनिट का हो गया। इनका 15,000 का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या था, डिमांड थी ऑलरेडी मार्केट में, तो इनका रेवेन्यू भी क्या हो गया, इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिमांड थी, ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अब इनका जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो ये डिमांड को फुलफिल कर गए, इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो जो एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए करे जाते हैं, या जिन एक्सपेंसेस को करने के बाद आपका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाता है, उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करने के बाद आपका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और जिससे मेंटेन रहता है आपका रेवेन्यू उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया, यही है मैं बोल रही थी, रेवेन्यू रेवेन्यू इतनी बार आ रहा था कि कंफ्यूजन बहुत था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ना। चलो पढ़े क्या लिखा है, expenses which helps in generate income or revenue in the current period are revenue in nature। वही यार सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी सब दे रहे हो, करंट पीरियड में रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगा। should be matched against the revenue earned in the current period। on the other hand, if expenditure helps to generate revenue over or more than one accounting period, अगर आपका एक्सपेंडिचर हमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, राइट। समझ में आ गया। अगला क्या है, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। देखो मैं जनरली बता रही हूँ, जो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है ना वो छोटा होता है ना, उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। बट जो आपका ये होता है कैपिटल होते हैं, उनमें जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि आप सैलरी किसी को दे रहे हो 10,000, हर महीने 10,000 की सैलरी दोगे। आप रेंट दे रहे हो तो मान लो 15,000 का हर महीने रेंट दोगे, ठीक है, इस तरीके से। बट जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो सीधा 10 लाख की एक मशीनरी लेकर आओगे, 15 लाख की मशीनरी लेके आओगे, है ना, तो वहां पे जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट भी देखना पड़ता है।
ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं की डिफरेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं क्या क्या की डिफरेंसेस है, पहला क्या है, पीरियड ऑफ बेनिफिट। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने पहले ही बता दिया था, बेनिफिट आप कब तक डिराइव करते हो, ओवर द पीरियड, यानी मोर देन 1 ईयर। बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। और रेवेन्यू में क्या होता है, एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर। कहते हैं प्रोवाइड बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट पीरियड, सिर्फ करंट पीरियड में ही खत्म हो जाता है। एनहेंसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, याद रखो दो वर्ड हैं, क्या है, एक वर्ड है एनहेंसमेंट, ठीक है, और एक है मेंटेनेंस, एक है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फॉर रेवेन्यू, एनहेंसमेंट फॉर कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब कैपेसिटी एनहेंस होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों करते हैं, मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, परचेज की मशीन और कार इज रेवेन्यू, सैलरी पे की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया, अकाउंटिंग स्टाफ का, ये सब क्या है आपका रेवेन्यू। कोई बड़ी चीज नहीं थी, हमने सारी चीजें क्लियरली समझनी, डीपली समझनी, हो गया। अब हम ट्रू और फॉल्स करते हैं, तो जो आपके छोटे मोटे डाउट भी रह गए होंगे ना, वो भी बिल्कुल ऑल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहला है ओवरऑल एक्सपेंसेस, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, आप एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद के लेकर आए, ठीक है, आप सेकेंड हैंड मशीनरी को अभी तक आपने पुट टू यूज नहीं किया है ना, मशीनरी खरीद के लाए, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद के लाते हो तो आप डायरेक्टली उसे पुट टू यूज नहीं करते हो, आप सबसे पहले उसे क्या कराते हो, आप उसका पूरा रिपेयर कराते हो, मेंटेनेंस कराते हो, सब कुछ कराते हो, ठीक है। जब वो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में हो जाती है आपके अकॉर्डिंग, तब आप उसको पुट टू यूज करते हो। और जब तक मशीनरी को पुट टू यूज नहीं किया जाता, उसके पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या माना जाता है, उनको पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। चाहो तो ना ये नोट यहाँ पे लिख लो, all expenses incurred before before नहीं, all expenses incurred, all expenses incurred to make machinery or assets ready to use are capital expenditure, ठीक है। तो आप सेकंड हैंड मशीनरी जो खरीद के लाए, उसका जो आपने ओवरऑल एक्सपेंस किया ताकि आप उसको पुट टू यूज कर सको, वो क्या है, वो रेवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल है। इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स, क्योंकि वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। देखो रीजन क्या दिया है, पुट इन मशीन वर्किंग कंडीशन टू डिराइव एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज। क्यों किया जाता है, ताकि आप उससे लॉन्ग टर्म एडवांटेज ले सको, वही बात मैंने आपको बताई। money spent to reduce working expenses is revenue expenditure। आपने खर्चा किया ताकि आपके वर्किंग एक्सपेंसेस खत्म कम हो जाए, तो क्या रेवेन्यू होगा। देखो मैं आपसे कह रही हूँ, आपके पास 100 लेबर काम करती है, 100 लेबर लगी हुई है और वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन करती है। अब आप 100 लेबर को सैलरी पे करते हो, आपने देखा कि आप जो इन लेबर्स को सैलरी पे करते हो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है, वर्किंग एक्सपेंसेस जो है आपके बहुत हाई है। तो आपने सोचा कि मैं इसकी जगह एक ऑटोमेटिक मशीन ले आता हूँ। क्या करता हूँ, मैं एक ऑटोमेटिक मशीन ले आता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपने वर्किंग एक्सपेंस यानी लेबर एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन पे जो खर्चा किया, जिससे आपको बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलेगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन इट इज फॉल्स। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, रीजन क्या है, इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंट, रीजनेबली प्रिज्यूम किया गया है
spent for reducing revenue expenditure would have generated long term benefit to the entity, so this is capital expenditure. आपने ये माना है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा उससे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट डिराइव करेंगे, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बातों को काफी सांकेतिक भाषा में लिखा गया है ना, इनडायरेक्टली नहीं बोला गया, मैंने उसको आपको डायरेक्टली बता दिया है। ठीक है, अगला लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल। आपने लीगल फीस इंकर करी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, आप बताओ कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो भाई, मैंने आपको अभी बोला ऑल एक्सपेंस इंकर टू मेक मशीनरी रेडी टू यूज और पुट टू यूज वट एवर इट इज। आप मशीनरी को खरीदने से पहले जो भी एक्सपेंसेस करते हो वो क्या होते हैं, कैपिटल, देन इट इज ट्रू। अमाउंट स्पेंड इज लॉयर्स फीस, अमाउंट स्पेंड किया लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है उसके लिए, ठीक है, दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपने लॉयर को फीस दी अपना केस लड़ने के लिए। आप बताओ वो क्या कहते यार, आप बताओ मुझे वो आपका कौन सा एक्सपेंस होगा, वो आपका कौन सा एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू या कैपिटल। देखो लॉयर को अगर आप फीस देते हो अपना केस लड़ने के लिए तो हमेशा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये यहां से हिल गया है यार, बड़ी दिक्कत है। हिलता भी नहीं है। एक मिनट इसको सेट कर लो। ठीक है, तो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मैंने आपको बोला ना, तो ये क्या है आपका फॉल्स है, राइट। अगला है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बोर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो एक पार्ट था मशीन का, कोई जल गया, अब वो पार्ट मशीन का जल गया तो उसको आपने उसके लिए क्या किया, खर्चा किया, तो अब आप बताओ कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कोई पार्ट जल गया, आपने उसको हटा के नया पार्ट लगाया, तो वो ना आपका बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि जले हुए पार्ट को आप नया पार्ट लगाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो पहले 10,000 यूनिट बना रही थी तो 12,000 यूनिट बनाने लग जाएगी, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना, कैपेसिटी सेम रहेगी ना, तो वो आपका क्या है, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। एक्सपेंस इंकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू। आपने ओल्ड बिल्डिंग खरीदी, पहली बार उसमें आपने व्हाइट वॉश वगैरह कराया, तो आप बताओ कि आपने जो पहली बार व्हाइट वॉश वगैरह कराया ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्या कह रहा है, एक्सपेंस इंकर्ड, आपने बिल्डिंग खरीदी ओल्ड बिल्डिंग, उसमें अभी तक आपने रहना चालू नहीं किया है और उसको आप व्हाइट वॉश करा रहे हो ताकि आप उसको यूजेबल कंडीशन में ला सको, तो वो आपका कैपिटल है या रेवेन्यू। इनका कहना है कि व्हाइट वॉश कराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप व्हाइट वॉश किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का कराते हो, जिस बिल्डिंग में आप ऑलरेडी रह रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी बिल्डिंग को रहने के लिए तैयार कर रहे हो और उसके पहले उसमें व्हाइट वॉश करा रहे हो, तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज आप यहाँ पे गौर करो, कैप फिक्स्ड असेट या पे आपने जो भी खर्चा पुट टू यूज करने से पहले किया है, फिक्स्ड असेट पे जो भी खर्चा आपने पुट टू यूज करने से पहले किया है वो किसी भी तरह का हो, पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस माना जाता है। ठीक है, आगे expenses is connection with obtaining a license for running the cinema hall is capital expenditure। आपको सिनेमा हॉल का लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपने एक्सपेंस किया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, डेफिनेटली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप लाइसेंस हर साल लेने नहीं जाओगे, राइट।
एक बार आपको लाइसेंस मिल गया, वो आपको 4 साल 5 साल के लिए मिला होगा, हो सकता है उस पीरियड के बाद आपको उस लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़े, ठीक है, तो वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेवेंथ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस, डेफिनेटली स्टार्ट नहीं किया जा सकता। एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, बिल्कुल बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बिना आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड करते हैं, राइट। अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट which were necessary for construction of cinema houses and were demolished when cinema house was ready is the expenditure। क्या हुआ, सिनेमा हॉल बना रहे थे आप, ठीक है, और सिनेमा हॉल बनाने के लिए आपने टेम्परेरी हट्स झोपड़ियां बना दी जहाँ पे लेबर रह सके अपना, ठीक है, और बाद में जब आपका सिनेमा हॉल बन जाएगा तो उसको डेमोलाइज कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो ये जो खर्चा होगा बनाने और तोड़ने का, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, बताओ, ये कैपिटल है। अभी कैपिटल क्यों है, ये कैपिटल इसलिए बच्चों क्योंकि सिनेमा हॉल को बनाने के लिए ये खर्चा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सिनेमा हॉल को बनाने के लिए ये खर्चा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो 5 कंडीशन हमने पढ़ी, उसके बाद एक और चीज हमने एग्जांपल से सीखी, कोई भी एक्सपेंस असेट को रेडी टू यूज करने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किया जाता है, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंसेस माने जाते हैं। ये यहाँ के सारे ट्रू एंड फॉल्स का क्रक्स निकला है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। चलो आगे, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीजन के साथ बताओ कि कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री फॉर 10,000, कैपिटल की रेवेन्यू, भाई कैपिटल अभी अभी पढ़ के आए ना, सिनेमा हॉल बिना लाइसेंस के स्टार्ट नहीं हो सकता, वो एक प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, सिमिलरली फैक्ट्री भी बिना लाइसेंस के स्टार्ट नहीं हो सकती, जो कि एक प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस माने जाते हैं। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट, आपने 1000 रुपए पे किए इन्वेंट्री को निकालकर नई साइट पर भेजने के लिए, तो ये रेवेन्यू है कि कैपिटल, ये रेवेन्यू है। बिजनेस में इस तरीके से मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए खर्चा होता रहता है, दैट इज रेवेन्यू। Rings and piston of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ जहां भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है वहां पे आपका जो एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, क्योंकि देखो ना फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। आज आप 5,000 खर्चा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पहले वो मान लो 10 लीटर पेट्रोल में मान लो वो मशीन चलती थी 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपने 5,000 खर्च कर दिए तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, अब इसी 10 लीटर में जो वो मशीन है वो 1.5 आवर जा रही है, ठीक है ना, तो अगेन आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं मनी टर्म्स में प्रॉफिट होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्या लिखा है, 5,000 spent in changing rings and piston of an engine to get fuel efficiency is a capital expenditure. This is an expenditure on improvement of fixed asset. Fixed asset की improvement पर है, जिसकी वजह से आपको कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस, आपने MTNL को 8,000 रुपए दिए ताकि वो आपके ऑफिस में आकर टेलीफोन को इंस्टॉल कर सकते, कैपिटल या रेवेन्यू, अगेन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेलीफोन इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस आप एक बार पे करोगे और उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड उठाते रहोगे, हाँ, लेकिन टेलीफोन का जो बिल दोगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या लिखा है, यही लिखा है, इनने का कहना है MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस ट्रीटेड एज एन एसेट एंड सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट एक्चुअल टेलीफोन बिल्स। यार सेम चीज ही बात कही गई है, बट अगर आपसे पूछा जाए रेवेन्यू कैपिटल, क्योंकि आप अगर असेट मान रहे हो, असेट मान रहे हो इसका मतलब उसको कैपिटल की तरह तो ट्रीट कर रहे हो ना, ठीक है, क्या है ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। अगला क्या है, अगला है ए फैक्ट्री साइट वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख, sum of 5,000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing building material। एक फैक्ट्री सेट कंस्ट्रक्ट हुआ एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ठीक है, और 5,000 आपने इंकर किए कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेम्परेरी हट जिससे आप स्टोर कर सको बिल्डिंग मटेरियल। तो
तो भाई जो आपने फैक्ट्री सेट बनाया वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, साथ ही साथ जो आपने हट बनाया कि जब तक वो फैक्ट्री सेट नहीं बन रहा तब तक वो आपका सामान स्टोर हो सके, वो भी आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फैक्ट्री सेट को बनने के लिए वो रिक्वायर्ड था और वही आपको रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भी एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, कर ही रहे तो बेस्टेक सॉल्यूशन बाय एंड सेल कंप्यूटर as a part of its business. It's purchased 20 computer for resale to its customer. Cost of each computer is 20,000. It also purchased computer costing 24,000 for its accountant to be able to maintain the accounting records and printing invoice. Suggest whether our transaction qualifies capital expenditure revenue. देखो यहाँ पे ना दो तरीके, मैं क्वेश्चन को थोड़ा धीरे से पढ़ लेती हूँ, बहुत स्पीड अप पढ़ गई ना मैं। क्या है, बेस्टेक सॉल्यूशन ने बाय एंड सेल कंप्यूटर, सब बिजनेस क्या है, कंप्यूटर खरीदने और बेचने का है। इसने 20 कंप्यूटर खरीदे रीसेल के लिए ऑफ इट्स कस्टमर, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेच सके। साथ में हर कंप्यूटर की कॉस्ट क्या थी, 20,000 थी। इसने एक कंप्यूटर और खरीदा जिसकी कॉस्ट 24,000 थी, ताकि उसका अकाउंटेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके। तो बताओ ये ऊपर ट्रांजेक्शन कैपिटल है या दो है? देखो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, एक तो 20 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 20,000 जो कि आपका रीसेल के लिए है, और एक कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 24,000 यूज के लिए है। सीधी सी बात है, जो यूज करेगा यानी बेनिफिट ओवर द पीरियड है, एंड इसका क्या है, रीसेल करके रेवेन्यू को जनरेट करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यानी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और यूज करके ओवर द पीरियड बेनिफिट लेगा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो 20,000 इंटू 20 करके इसको निकालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 4 लाख, और 4 लाख आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 24,000 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ लेना, यही आंसर होगा। हाँ बाप रे, बहुत सारा है ना। चलो अब ना, जैसे कैपिटल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वैसे ही होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट में तो फिर भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में ना ज्यादा इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, इतनी चीजें नहीं है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो सके। दिक्कत हो क्या, मैं सोच रही थी आज मैं 2 टॉपिक कवर कराऊंगी, देखो एक ही टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है मेरे से आपको समझाने में, राइट। चलो, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है जो भी रेवेन्यू आपको जनरेट हो सेल एंड परचेज से, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से, या बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपका होता है ठीक है। रिसिप्ट भी दो तरह की होती है, रिसिप्ट भी दो तरह की होती है। एक होती है रेवेन्यू, पहले हम रेवेन्यू की बात कर लें। रेवेन्यू का क्या है, जो भी आपको मिलता है वट एवर यू रिसीव ना, रेवेन्यू इज रिसिप्ट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सामान को बेच के सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, या प्रोवाइड ऑफ सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस। आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या आप गुड्स बेच रहे हो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे मेरा काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या, कोचिंग पढ़ाकर मुझे जो भी फीस मिलेगी वो मेरी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी का काम है फर्नीचर बेचे, तो फर्नीचर बेच कर उसको जो भी पैसा मिलेगा वो रिसिप्ट होगी, वो उसकी रेवेन्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कैपिटल की अगर बात करूं, अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट, आपके पास जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की मतलब आपके पास जो भी असेट्स हैं, ठीक है ना, आपके पास क्या है, जो भी असेट्स हैं, जो भी असेट्स हैं, ठीक है, इनको सेल करके जो भी रिसिप्ट होती है, ठीक है, रिसिप्ट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स,
क्या है, रिसिप्ट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ असेट। यार है ना, आपको जो भी रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, जैसे कि आपने लैंड बेच दी, कैपिटल रिसिप्ट, आपने मशीनरी बेच दी, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये सारी क्या है आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। चलो रे, ये आपकी क्या है कैपिटल रिसिप्ट है। पढ़े, पढ़े कहाँ से, जा ही नहीं रहा उस पे, भूल जा भाई। सबकी मर्जी चलती है, सबकी, माने तो चलेंगे, नहीं माने तो नहीं चलेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्या लिखा है, रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में मिलता है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे कि फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम। अदर हैंड रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर आर कैपिटल, जो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट नहीं है वो सारी की सारी क्या है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आपको मिल गई, इन्वेस्टमेंट बेचकर मिल गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन आ गए, ठीक है, या ओनर का कंट्रीब्यूशन आ गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, ये सारी। जैसे कि आपने शेयर इशू किए, ठीक है, शेयर इशू करके पास जो पैसा आया वो आपका कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं माना जाएगा, राइट। ये भाई आपने किसी से लोन ले लिया अनसिक्योर्ड लोन, वो आपकी क्या है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट को आप किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, और कैपिटल रिसिप्ट आपकी बैलेंस शीट में जाती है। ये बात आप यहाँ और नोट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ जाती है, ये आपकी जाती है, ये आपकी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये आपकी जाती है बैलेंस शीट में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो रिसिप्ट हुई रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑल रिसिप्ट अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट आर कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट बेच दी, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो और जोड़ लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट, ठीक है, पहला। दूसरा कैपिटल फ्रॉम ओनर, ओनर से पैसा आ गया, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन आपको रिसीव हुआ, अनसिक्योर्ड हो या सिक्योर्ड हो, ठीक है। पैसा तो इसमें भी आ रहा है ना, लेकिन ये क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोल सकते, राइट। चलिए अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अभी खुलेगा तब है ना, खुल गया, चलो किस्मत वाले, आगे बढ़े। State with reason whether the below items relating to business AB Limited are capital और revenue receipt। आपको रीजन के साथ बताना है कि कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख थी, सोल्ड कर दी 12 लाख। अरे मशीनरी बेची है, हमें तो पहले से पता था मशीनरी बेचना यानी कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, राइट। प्रीमियम अकाउंटिंग 2 रुपये 1 लाख रिसिप्ट
प्रीमियम अकाउंटिंग टू ₹1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का मिलना क्या है, एक तरीके से ओनर से कंट्रीब्यूशन ही तो है, कैपिटल रिसीव्ड हो रही है ना, तो ये तो कैपिटल रिसीट है भाई। आपको जब भी शेयर के थ्रू पैसा मिलता है तो वो क्या है, कैपिटल रिसीट है। एन अमाउंट 20,000 रिसीव फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश। देखो जब भी आप सामान बेच के कमाते हो तो वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है, वो भी आपको पता है, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। तो बहुत क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है। एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड deposit from bank and also an interest of 40,000 was received in addition to the maturity amount of the fixed asset। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज रह गई है, मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं पहले वाले में, इस वाले में, ठीक है, यहाँ पे आपकी कैपिटल रिसिप्ट कितनी मानी जाएगी, आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी जितने में आपने असेट को बेचा, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ असेट आपकी क्या है, 12 लाख, ये आपकी क्या है, ये आपकी तो कैपिटल रिसीट है। लेकिन जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू 12 लाख माइनस 10 लाख, यानी कि जो 2 लाख है, ये आपका कहाँ जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल है। क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल है। और ये जो प्रॉफिट ऑन सेल होता है ना, खैर इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम डालते हैं आपके पीएनएल में, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। अगला ये क्वेश्चन था, आपको 5 लाख रिसीव हुए मेच्योरिटी पे, आपकी एक एफडी थी, तो यार इस साइड नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, आपकी एक एफडी थी, इसका पॉइंट है ना, आपकी एक एफडी थी, कि कितने की थी, 5 लाख की थी एफडी, राइट, 5 लाख की एफडी थी, रिसीव किए, और इसके साथ साथ इस एफडी पे आपने 40,000 का इंटरेस्ट भी रिसीव किया। तो आप देखो तो आपने दो चीज करी। देखो एक बात बताती हूँ, ठीक है, देखो एक बात बताती हूँ, जब भी एफडी कराते हो ना तो आप सर्टेन अमाउंट की कराते हो। मान लो आपने 5 लाख की एफडी कराई थी, 5 लाख की आपने एफडी कराई थी, अगर आपने 5 लाख की एफडी कराई थी तो मान लो 2 साल बाद, 2 इयर्स बाद आपको पैसा मिलेगा। तो जब आपको 2 साल बाद मिलेगा तो ये जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट है ये भी मिलेगा, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। तो मान लो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कितने का मिला, 5 लाख का, और साथ में मुझे इंटरेस्ट मिला 40,000 का। तो बच्चों की जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है ना, जो हमने इन्वेस्ट किया था, एफडी में लगाया था, वो तो हमारी कैपिटल रिसीट होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कैपिटल रिसीट होती है। लेकिन ये 40,000 का हमने इंटरेस्ट कमाया ना, ये हमारी क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है। अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था, जो रिसीट हमें इंटरेस्ट इनकम के थ्रू होती है, जो रिसीट हमें इंटरेस्ट इनकम के थ्रू होती है, वो क्या मानी जाती है, कैपिटल रिसीट मानी जाती है। तो देखो क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ रिकवरी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट एंड इज कैपिटल रिसीट। ठीक है, जो मैच्योरिटी पे आपको फिक्स डिपॉजिट से अमाउंट मिलता है, ठीक है, क्या मैच्योरिटी ऑफ फिक्स एसेट डिपॉजिट इज रिकवरी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट एंड इज अ कैपिटल रिसीट एंड इंटरेस्ट इनकम इज एग्जांपल ऑफ अ रेवेन्यू रिसीट। यानी 5 लाख जो मिला दैट इज आप कैपिटल रिसीट एंड 40 लाख का जो इंटरेस्ट मिला दैट इज रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, गुड पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस incurs following expenditure during the first year ending 31 मार्च 2022। फटाफट करोगे हमारे साथ, अब मेरे को नहीं लगता इतनी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। चलो क्या है, सेकंड हैंड मशीनरी वर्थ 9,000 परचेज, रिपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट 1,000, फर्नीचर वाज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कमैन, वेजेस ऑफ बीइंग 200, गुड पिक्चर्स कंस्ट्रक्ट सिनेमा हाउस एंड इनकर्स फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, पॉइंट आउट हाउ वुड यू क्लासिफाई द अबव, आप इसको कैसे क्लासिफाई करोगे। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी 9,000 की खरीदी थी, राइट, उस पे रिपेंटिंग का खर्चा कराया 1,000 का, और 200 रुपए खुद ही के उनके एम्प्लॉई जो था, लेबर थी, उसने उसको इंस्टॉल किया, 200 रुपए खर्च किए। तो टोटल अगर वैल्यू देखी जाए, टोटल वैल्यू अगर देखी जाए इसकी, तो टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 9,000, जितने की वो मशीनरी खरीदी, 1,000 पेंटिंग वगैरह कराया, प्लस 200 लेबर को दिए,
तो टोटल मिलाकर वो जो मशीनरी हम रिकॉर्ड करेंगे वो कितने की रिकॉर्ड करेंगे, हम टोटल वो मशीनरी रिकॉर्ड करेंगे 10,200 रुपए की। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, यानी कि पूरा का पूरा आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्या लिखा है आगे, नीचे पढ़ भी लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज 10,200, ठीक है। ऑल अमाउंट मेंशन शुड बी कैपिटलाइज्ड, हमने भी वही किया है। सिंस विदाउट सच एक्सपेंडिचर मशीनरी वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज, पहले भी बता चुकी हूँ। इफ 1,000 and 200 have been respectively debited, हाँ वो सब फालतू बात है, तो हमें क्या करना है, रीयूज नहीं कर सकते, हम सारी की सारी चीजों को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema were 20,000 during the course of the year. The cinema company was fined ₹1,000 for contravening the rule and renewal fees 2,000 for the next year also paid. Expense कितने का इंकर किया इन्होंने, लाइसेंस लेने के लिए 20,000 का एक्सपेंडिचर किया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किया, उन पर फाइन लगा दिया गया ₹1,000 का, और उन्होंने बाद में एक रिन्यूअल फीस और दी 2,000 रुपए की। तो अब आप बताओ कि क्या रेवेन्यू है और क्या एक्सपेंडिचर है, बता सकते हो बच्चों, बताओ बताओ। देखो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, सिनेमा हॉल स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, और क्योंकि प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी 20,000 का जो एक्सपेंस किया वो तो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है और सीधी सीधी कैपिटल है। 1,000 रुपए का जो फाइन लगा वो आपका क्या है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। उसके बाद बोला है ये क्या है, कैपिटल, क्योंकि इसके बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, कैपिटलाइज करेंगे। दूसरी बात ये है कि भाई गलत काम किया, फाइन लग गया, रेवेन्यू है। अब इन्होंने रिन्यूअल फीस 20,000 पे करी, 2,000 पे की नेक्स्ट ईयर में। देखो रिन्यूअल फीस जो आप पे करते हैं ना किसी भी लाइसेंस का, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फायर इंश्योरेंस ऑफ 1,000 वाज पेड। देखो इंश्योरेंस कराना बिजनेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इफेक्टिवली लॉफुली ऑपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए किया जाने वाला एक्सपेंस, ये चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो, या किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, राइट। टेम्परेरी हट्स इतना कर चुके हैं, हमें पहले ही पता है, टेम्परेरी हट्स बनाया अगर सिनेमा हॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट था तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशन 6 करेंगे, ठीक है, स्पीड में। बहुत क्वेश्चंस दिए ना इस चैप्टर में। State with reason how you would classify following item of expenditure. Overall expense 25,000 of engine efficiency बढ़ा देगा। अरे अभी तो पढ़ के आए थे मैडम, इतनी बार कर चुके हैं सेम चीजें, है ना। ये क्या है, कैपिटल है, दिमाग ही नहीं लगाना है तो रट गया। इनॉग्रेशन एक्सपेंस 25 लाख। देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको इनॉग्रेशन करने में आपने एक्सपेंस इंकर किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको इनॉग्रेट करने के लिए आप जो भी एक्सपेंस करोगे, आपको क्या लगता है उसका बेनिफिट आपको कितने साल मिलना है, 5 साल तक मिलता रहेगा क्या, नहीं। बिजनेस को इनॉग्रेट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए जो भी एक्सपेंस करोगे ना, विद इन ईयर ही उसका एक्सपेंस मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। तो ये क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। उसके बाद कह रहा है कंपनसेशन दिया है 2.5 करोड़ का वर्कर्स को जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है। अब ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, देखो जो भी कंपनसेशन आप वर्कर को पे करते हो, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट अगर लिया है और उसके लिए आपने उनको कुछ अमाउंट दिया या कंपनसेशन दिया, वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि इसका अमाउंट क्या होता है, हैवी होता है ना, ऐसा नहीं तो छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं जब एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके जाएगा। तो उसका जो एक्सपेंस है ना उसको हम डेफर कर लेते हैं। वो डेफर कैसे होता है, क्या होता है, वो आप आगे, बट ये नेचर इसका रेवेन्यू होता है, ये हमेशा आप याद रखना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिसीट। 10,000 spent on traveling expense of director on trips abroad for purchase of capital asset। यहाँ पे एक डायरेक्टर विदेश गया कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, ठीक है। यहाँ एक डायरेक्टर विदेश गया कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, तो आपने 10,000 का खर्चा किया।
कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए कोई भी खर्चा किया जाए या पुट टू यूज करने के लिए कोई भी खर्चा किया जाए तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अरे आपके डेटर्स जो थे उनसे आपको पैसा मिला, आपको ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर से पैसा मिला, ये क्या है, रेवेन्यू है। तो कोई समस्या नहीं है। बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने छोटी छोटी बिल्डिंग या हट्स बनाए थे, तो बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे हट्स बनाना पड़ता है लेबर्स के रहने के लिए, प्री रिक्विजिट है। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज, आपकी मशीनरी क्या थी, डैमेज हो गई। अब देखो यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी से पैसा मिलता है तो क्या होता है, कैपिटल रिसीव। यहाँ मशीनरी डैमेज हुई उसकी वजह से आपको इंश्योरेंस वालों ने पैसा दिया, अगेन पैसा किसकी वजह से मिला, मशीनरी। और मशीनरी क्या है, कैपिटल एसेट। इंश्योरेंस से जो पैसा मिला वो क्या है, कैपिटल रिसीट, राइट। चलो चलो चले मितवा आगे। Messer ABC and company run restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 30. Total expenses 20,000. अरे एफिशिएंसी बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सुन सुन के पक गए हैं मैडम, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है, अगला है A New Delhi financing company sold certain goods on installment payment basis. ठीक है, न्यू दिल्ली की फाइनेंसिंग कंपनी कुछ गुड्स को इंस्टॉलमेंट बेसिस से बेचती है। 5 कस्टमर डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट, 5 कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी। इस इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए फर्म ने 10,000 के लीगल एक्सपेंस किए। तो ये रेवेन्यू है, या देखो जो सामान आपने बेचा था उससे आपने जो अर्निंग करी वो क्या था, रेवेन्यू नेचर का था। अब अपने रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए आप कुछ लीगल एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो भी क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, अगला क्या है, मेसर बल्लभ एंड कंपनी दिल्ली परचेज मशीनरी फॉर मेसर साइन कंपनी ऑफ अहमदाबाद। इसने 40,000 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए सच मशीनरी के। मशीनरी को पुट टू यूज करने से पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं वो कैपिटल इन नेचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सिंपल। चलो ट्रू एंड फॉल्स करते हैं फटाफट। Nature of business is not an important criteria in separating an expenditure between capital and revenue. False. हमने पहले ही पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्नीचर बेचने के लिए, फर्नीचर का जिसका बिजनेस है वो फर्नीचर खरीद रहा है और बेच रहा है तो वो उसके लिए कैपिटल नहीं है, वो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ असेट so as to increase its productivity capacity। भाई अगर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू। अगेन क्या है, फॉल्स है। अगला, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू, आपने लॉयर को केस लड़ने की फीस दी, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहता है यार। ठीक है, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इस कैपिटल। भाई कोई पार्ट अगर मशीनरी का जल गया उसको आप बदल रहे हो तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट। अब बताओ, मैंने अभी अभी कहा था कि लीगल फीस हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। भाई आपके ऊपर केस कर दिया गया, आपका बिजनेस चल रहा था, आप लॉयर को फीस दे रहे थे, वहां पे वो रेवेन्यू है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, आप क्या खरीदने जा रहे हो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो लॉयर को कुछ फीस दी आपने, लीगल फीस दी। तो अभी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कैपिटल एसेट है, फिक्स एसेट है। प्रॉपर्टी आपकी जो कैपिटल एसेट है, फिक्स एसेट है, उसको एक्वायर करने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करोगे वो क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। असेट को पुट टू यूज करने से पहले, रेडी टू यूज बनाने से पहले किया गया हर तरह का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यस होता है, दैट इज ट्रू। अमाउंट स्पेंड फॉर कंसल्टेबल, यार ये तो पढ़ पढ़ के पक गए हैं, ये भी ट्रू है। ठीक है, अगला, मनी स्पेंड 10,000 ट्रैवलिंग डायरेक्टर ऑन ट्रिप और परचेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे आई हूँ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मैं थक गई पता है बोल बोल के, वही वही सेम सेम चीज है। अमाउंट 5,000 स्पेंड एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट, एक केस लड़ने के लिए आपने 5,000 रुपीज लॉयर को दिए, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फी 2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब,
एंट्रेंस फी ली गई 2,000 रुपए की राम और श्याम के सोशल क्लब से। कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बताओ। थर्ड का कैपिटल है कि रेवेन्यू? कैपिटल रिसीट है। देखो एंट्रेंस फी ना वन टाइम दी जाती है, जब पहली बार कभी कहीं जाते हो ना फर्स्ट टाइम, तो उससे आप समय एक फीस हो जाती है एंट्रेंस फीस के नाम पे, कहीं किसी और के नाम पे, या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे वन टाइम दी जाती है। जब तक आप उसका पार्ट रहते हो तब तक वो रहती है। तो ऐसी फीस जो वन टाइम नेचर की ली जाती है उसको हम हमेशा कैपिटल नेचर का मानते हैं। सब्सिडी 40,000 की रिसीट हुई गवर्नमेंट से, सब्सिडी है ना, फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, उससे आज पहले ही बताओ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ वो कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, या कैपिटल? इंश्योरेंस क्लेम आपका क्या होता है? कैपिटल रिसीट होता है जनरली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट। अमाउंट रिसीट फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज, अमाउंट आपने रिसीव किया आईडीबीआई से एज अ मीडियम टर्म लोन, एक मीडियम टर्म लोन है फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल, किसके लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ये कैपिटल रिसीट है या आपकी रेवेन्यू रिसीट है? देखो किसी भी तरह का आप लोन लोगे, चाहे वो मीडियम टर्म लोन हो या वो शॉर्ट टर्म लोन हो, वो हमेशा आपकी कैपिटल रिसीट रहती है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ordinary is reported as part of earning in the period in which sale is made, cash is collected, product are manufactured। सामान बेचा, रेवेन्यू कमाया। कब कमाओगे? जब सेल करोगे तभी तो कमाओगे। अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं तो कैश कब मिला नहीं मिला मतलब का नहीं होता, राइट। चलो, रिपेयर कॉस्ट 25,000, व्हाइट वॉश एक्सपेंस 5,000, cost of extension of building is 2,50,000 and cost of improvement in electric wiring system is 19,000। the amount of expense is, कितने का खर्चा हुआ है? हाँ देखो क्या लिखा है, 25,000 का खर्चा आपने किया रिपेयर कॉस्ट में, व्हाइट वॉश का खर्चा किया 5,000, 25,500 30,000। और ये जो एक्सपेंस है वो प्रेजेंटली रिलेटेड है किससे? जो आप बिल्डिंग में जिसमें आप रह रहे हो उससे रिलेटेड है। बिल्डिंग को एक्सटेंड किया 2.5 लाख, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम, आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम को इंप्रूव किया। देखो बिल्डिंग को एक्सटेंड कराओगे, ठीक है, तो एफिशिएंसी या यूज की कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वायरिंग सिस्टम जो आप लगाओगे, ऐसा तो नहीं है कि हर महीने हर साल लगाओगे, यानी कि ये भी आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो दोनों एक्सपेंस आपने अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जिसको आप यूज कर रहे हो उसे व्हाइट वॉश का है 25,000 का, और 5,000 का जो ये कराया, ये जो दोनों खर्चे कराए ये आपके क्या है? एक्सपेंस है, यानी 30,000 का एक्सपेंस आपका माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था, सब्सिडी रिसीव हुई। देखो बच्चों जो वर्किंग कैपिटल होती है ना आपकी, वर्किंग कैपिटल पता किसकी होती है? वर्किंग कैपिटल का पीरियड माना जाता है 1 साल का। क्या माना जाता है? 1 साल का। वर्किंग कैपिटल का पीरियड क्या माना जाता है? 1 साल का माना जाता है। हम वर्किंग कैपिटल क्या मानते हैं? 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो अगर ये 40,000 की जो सब्सिडी आपको गवर्नमेंट के लिए मिली, ठीक है, किस लिए मिली? ताकि आपको वर्किंग कैपिटल अच्छा चलता रहे, तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे? मैंने बता दिया, कैपिटल, रेवेन्यू, या कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सब्सिडी मिल जाए या कुछ और मिले, ये आपकी क्या है? कैपिटल रिसीट है। क्या है? कैपिटल रिसीट। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिली आपको सब्सिडी, रेवेन्यू के ऊपर सब्सिडी नहीं मिली है आपको। सब्सिडी किस पे मिली है? वर्किंग कैपिटल पे। देखो अपने आप पे यहाँ पे नाम लिखा है यार, कैपिटल है ना, क्या है? कैपिटल पे मिली आपको सब्सिडी। जब कैपिटल पे सब्सिडी मिली है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे? कैपिटल रिसीट की तरह ही ट्रीट करोगे। उस सब्सिडी को आप रेवेन्यू नहीं मान सकते। देखो इसमें दिया भी होगा, फोर्थ का आंसर क्या है? बी है, और मैंने भी आपको फोर्थ का बी आंसर है।
हम्म देखो फोर्थ का आंसर बी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना? क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपका रिलेट किससे करता है? 1 ईयर से रिलेट करता है। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी सब्सिडी मिलेगी, इससे रिलेटेड आपको जो भी सब्सिडी मिलेगी वो क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा, क्योंकि वो 1 साल के पीरियड में बिजनेस को चलाने के लिए होता है। उसका बेनिफिट आपको किसके लिए मिला है? 1 साल के लिए मिला है। इसको आप क्या मानोगे? रेवेन्यू रिसीट। इसी के साथ अभी ये चैप्टर, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? और पूरा 1 घंटा 10 मिनट लगा है, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते हमने इसके सारे इलिस्ट्रेशन, सारे एमसीक्यू सब कुछ कर लिए हैं। बड़े अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिजेंट असेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। वो चैप्टर काफी छोटा है, आई होप उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।